हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड 4 को। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सूहो बेरू के साथ एक ऐसे डंजन में जाता है जो बीस्ट मोनार्क राकन का डोमेन था, और इस डंजन में रेड करने वाले हंटर्स को राकन के दांतों से बनी सोर्ड मिलती है। और जब एक हंटर सोर्ड को टच करता है तब ये सोर्ड उसे अपने कंट्रोल में करके पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देती है। और जब उसका सामना सूहो के साथ होता है तब सूहो उस हंटर का हाथ काटकर सोर्ड से अलग कर देता है। और अंत में सूहो राकन की सोर्ड को अपने पास रख लेता है और बचे हुए हंटर्स को बाहर छोड़कर वापस डंजन के अंदर चला जाता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वापस उसी डंजन में अंदर आने के बाद सूहो यहाँ के बचे हुए बीस्ट्स को खत्म करने लगता है। जैसे जैसे वो बीस्ट्स को खत्म करता जाता है उसका लेवल बढ़ता जाता है। यहाँ सूहो बोलता है कि लगता है अभी भी यहाँ बहुत सारे बीस्ट्स बचे हुए हैं। तभी सूहो सोर्ड से पूछता है कि तुम्हारी अटैक पावर अचानक ड्रॉप क्यों हो गई। तब वो सोर्ड बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं शैडो मोनार्क के वंशज के साथ काम करूंगा। इसके बाद सिस्टम इस सोर्ड के बारे में बताता है कि इस सोर्ड का नाम फैंग ऑफ राकन है। ये सोर्ड राकन के दांत से बनाई गई है और इसमें राकन की वेंजफुल स्पिरिट रेस्ट करती है। और अगर कोई वीक इंसान इसे टच करता है तो सोर्ड उस इंसान की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। इस सोर्ड के इफेक्ट से यूजर अपने ओपोनेंट को 1 मिनट तक फियर स्टेट में डालकर उसकी आधी पावर्स को कम कर सकता है। और इसके क्रिटिकल हिट से 15% चांस है कि ओपोनेंट को डबल डैमेज होगा। ये सब देखकर बेरू बोलता है कि ये सोर्ड अपने से वीक ओपोनेंट के सामने ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कितनी घटिया एबिलिटी है। तब सोर्ड खुद को डिफेंड करते हुए बेरू से पूछता है कि ऐसा कौन सा हंटर होगा जो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करना चाहेगा। तब बेरू बोलता है कि यंग मोनार्क ने तुम्हें हरा दिया जबकि तुम उनसे स्ट्रांग थे। बेरू की बात पर सोर्ड के पास कोई जवाब नहीं होता। इन दोनों की बकबक सुनकर सूहो बोलता है कि पहले केवल बोलने वाला कीड़ा था और अब बोलने वाली सोर्ड भी आ गई। दोनों ने कंफ्यूज करके रखा है। इसके बाद सूहो उस चैम्बर में जाता है जहां पर सोर्ड ने हंटर्स को खत्म कर दिया था। यहाँ सूहो सभी हंटर्स को मरे हुए देखता है। बेरू बोलता है कि लगता है कि यहाँ सब मारे जा चुके हैं। तभी ये सोर्ड बोलता है कि मैंने इस जगह पर कदम रखने वाले सभी लोगों को मार डाला। आखिरकार फैंग मोनार्क के डोमेन को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। उसकी बात सुनकर सूहो सोर्ड को गुस्से में पकड़ लेता है और उसे वापस उसी जगह में गाड़ते हुए बोलता है कि थोड़ी देर के लिए चुप कर। तभी सिस्टम सूहो को बताता है कि इस हंटर पर शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। जिसके बाद सूहो शैडो एक्सट्रैक्ट करने जाता है लेकिन वो रुक जाता है। शैडो एक्सट्रैक्शन की बजाय वो उन मरे हुए हंटर्स की डेड बॉडी को बाहर ले जाने लगता है। बेरू पूछता है कि आपने शैडो एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं किया। तब सूहो बोलता है कि अगर मरने के बाद भी इन्हें फाइट करना पड़े तो ये उन्हें पनिश करने जैसा होगा। सूहो की बात सुनकर बेरू और सोर्ड दोनों हैरान हो जाते हैं। सूहो हंटर्स की बॉडी को कॉफिन में रख देता है। इसके बाद वो पूछता है कि मेरे डैड ने फैंग मोनार्क को खत्म किया था तो क्या ये भी इटारिम से रिलेटेड है। तब बेरू बताता है कि इटारिम हमारे लीग के नए एनिमी हैं जबकि मोनार्क्स लीग के पास्ट एनिमीज थे। बेरू उसे बताता है कि हमारे लीग को मिलाकर यहाँ कुल 9 मोनार्क्स थे। ग्रेट संग जिनवू जो आपके डैड हैं वो भी एक शैडो मोनार्क हैं। और बचे हुए मोनार्क्स में से किंग ऑफ बीस्ट फैंग मोनार्क, किंग ऑफ इंसेक्ट्स प्लेग मोनार्क, किंग ऑफ मॉन्स्ट्रस ह्यूमनॉइड स्ट्रोन बॉडी मोनार्क, किंग ऑफ डीमंस व्हाइट फ्लेम मोनार्क, किंग ऑफ जायंट्स बिगिनिंग मोनार्क, किंग ऑफ स्नो फ्रॉस्ट मोनार्क और किंग ऑफ ड्रैगन्स डिस्ट्रक्शन मोनार्क। ये सभी मोनार्क्स ऐसी सुप्रीम स्ट्रेंथ पोसेस करते हैं जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब इन 8 मोनार्क्स ने पृथ्वी पर अटैक किया तब वो सब मेरे लीग के हाथों मारे गए। सूहो पूछता है कि क्या डैड ने ऐसा किया। तभी वो सोर्ड बोलता है कि ये सही है। शैडो मोनार्क मेरा वो मॉर्टल एनिमी है जिसने मेरे मास्टर को मार डाला। अगर मेरे पास सारी पावर्स होती तो मैं शैडो मोनार्क के वंशज तुम्हें चीर कर रख देता और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके वुल्फ्स को खिला देता। तब सूहो बोलता है कि मेरे डैड ने पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करी थी और इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम भी फाइट कर रहे हो। दोनों साइड ने अपने अपने लिए जो कीमती था उसे प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लिया। सूहो बोलता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूं लेकिन आउटर यूनिवर्स के इन्वेडर्स के चलते नहीं मिल पा रहा और उनसे मिलने के लिए मैं किसी से भी पावर्स लेने को तैयार हूं। इसके बाद सूहो सोर्ड से बोलता है कि अगर इटारिम ने पृथ्वी पर अटैक किया तो यह जगह भी नहीं बचेगी, इसीलिए तुम मेरी हेल्प करो और मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद सूहो उस सोर्ड को वापस ले लेता है और अब शैडो और फैंग मोनार्क की पावर्स एक ही बैटल फ्रंट पर फाइट के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सूहो का टीचर लिम जिसे सूहो ने डंजन में बचाया था वो डंजन के अंदर की पूरी बात रिपोर्टर्स को बता देता है ताकि सूहो की सब रिस्पेक्ट करें। और इस शाम को इंटरनेट पर एक आर्टिकल अपलोड किया जाता है। इस आर्टिकल में बताया जाता है कि कैसे एक अकेला ई रैंक हंटर डंजन के अंदर जाता है ताकि वो अंदर के हंटर्स को बचा सके। इस आर्टिकल में उन सब लोगों की गवाही थी जिसने ये सब देखा था। इसके बाद हम ब्लैक टॉर्टॉइस गिल्ड का सीन देखते हैं जहां बात चल रही थी कि हमें कुछ नए ई रैंक हंटर्स को रखना चाहिए। यहाँ हम
हम ली यंगहो नाम के हंटर को देखते हैं जो यहाँ के लोगों को सूहो के बारे में बताता है। सूहो की रिपोर्ट देखकर यहाँ सब हैरान हो जाते हैं कि एक अकेला ई रैंक हंटर ये सब कैसे कर सकता है। ये लोग सोचते हैं कि अगर हम जैसी बड़ी गिल्ड अगर इसे हंटर के रूप में अपने साथ रखेगी तो बवाल मच जाएगा। जिसके बाद ये लोग सूहो को अपने गिल्ड में लाने के लिए उससे कांटेक्ट करते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि अगर एक नए ई रैंक हंटर को ब्लैक टॉर्टोइस गिल्ड से इन्विटेशन मिलेगा तो उसे बहुत खुश होना चाहिए। तभी उन्हें सूहो का रिप्लाई आता है और वो इन लोगों का इन्विटेशन रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर यहाँ सब हैरान हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ई रैंक हंटर ब्लैक टॉर्टोइस जैसी बड़ी गिल्ड को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद हम सूहो को देखते हैं। जब से वो डंजन से आया है तब से उसे बहुत सारी गिल्ड से स्काउटिंग ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन वो सभी के ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि सूहो को लगता है कि किसी गिल्ड में शामिल होना सिस्टम के लेवल अप में रुकावट बन सकता है। इसके बाद सूहो राखन की सोर्ड को देखता है। तभी उसे डंजन के अंदर की बातें याद आती हैं जब उसने सोर्ड से बोला था कि तुम मेरी हेल्प करो और मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर पहले तो सोर्ड सोचता है कि ये इतनी नॉनसेंस बातें कैसे बोल सकता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे फैंग मोनार्क के दूसरे सेक्रेट ग्राउंड में ले चलो। अब यहाँ सोर्ड को देखकर सूहो को उसकी शर्त याद आती है और वो सोर्ड से उस सेक्रेट ग्राउंड के बारे में पूछता है कि हम वहाँ कैसे जाएंगे। तब सोर्ड बोलता है कि मैं फैंग मोनार्क के सभी सेक्रेट ग्राउंड्स की लोकेशन जानता हूँ, चाहे वे कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि वहाँ जाने वाला गेट पहले ही गायब हो चुका है। मतलब कि इंसान जिसे डंजन ब्रेक बोलते हैं वो घटना पहले ही हो चुकी है। तब सूहो बोलता है कि इसका मतलब तुम जिस जगह जाना चाहते हो वो जगह फील्ड टाइप डंजन है। फील्ड टाइप डंजन वो डंजन है जहां हंटर्स गेट को बंद नहीं कर पाते हैं और जब किसी डंजन का गेट बंद नहीं किया जाता तब उसका गेट ब्रेक हो जाता है और उस डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर आकर उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं और ऐसे डंजन को ही फील्ड टाइप डंजन बोला जाता है। जेजू आइलैंड को भी आप एक फील्ड टाइप डंजन मान सकते हो। इसके बाद सूहो सोर्ड को लेकर बेरू के साथ जाने के लिए तैयार होता है। सोर्ड की लोकेशन पर सूहो ग्वानक माउंटेन फील्ड पर पहुंच जाता है जहां पर डंजन ब्रेक हुआ था। ये जगह पूरी तरह सुनसान थी जहां पर जाना इल्लीगल था। इस जगह को देखकर सूहो को पसीने आ रहे थे। तभी सूहो देखता है कि यहाँ पर केवल हाइना गिल्ड की एंट्री अलाउ है। बेरू सूहो से सोर्ड के बारे में बोलता है कि आपको इस नॉनसेंस क्रिएचर की बात नहीं सुननी चाहिए छोटे लॉर्ड, लेवल अप करने का तरीका मैं बताता हूँ। लेकिन तभी सूहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए यहाँ लगे कैमरास को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि यहाँ कोई एविडेंस ना बचे। इसके बाद सूहो मेन गेट के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि इस जगह के चारों तरफ ब्लू स्मॉग फैला हुआ है, इसीलिए वो इस स्मॉग के बारे में बेरू से पूछता है। बेरू बताता है कि ये स्मॉग आउटर स्पेस से आया हुआ माना है। ये स्मॉग डायमेंशनल वॉल को तोड़ता है जिससे वर्ल्ड्स में क्रैक होते हैं। इसी स्मॉग ने आउटर स्पेस से पृथ्वी तक का क्रैक बनाया था जिसकी वजह से मैं यहाँ आ पाया। बेरू बताता है कि आउटर स्पेस के गॉड्स अपनी आर्मी को इस डिमेंशन में भेजने के लिए बहुत बड़ा होल क्रिएट कर रहे हैं। वो बताता है कि किसी बीइंग के पास जितना माना होगा उतना ही डायमेंशनल ट्रेवल उन्हें अफेक्ट करेगा। सूहो समझ जाता है कि इसका मतलब आउटर गॉड्स को आने में अभी कुछ समय लगेगा, इसीलिए उसे जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा। तभी इस जगह में बहुत सारे बीस्ट्स आ जाते हैं जिन्होंने डंजन से निकलकर इस जगह को टेक ओवर कर लिया है। तभी सोर्ड बोलता है कि अब टाइम आ गया है मेरी पावर्स यूज करने का। सूहो बोलता है कि तुम तो भरोसेमंद हो लेकिन मैं तुम्हारा यूज नहीं करूंगा। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैंने कुछ और सोच रखा है। वो एक बीस्ट को पंच मारते हुए बोलता है कि मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल का यूज करूंगा। इसके अलावा मैं अपने से दूर के बीस्ट को मारने के लिए रूलर्स अथॉरिटी की पावर्स यूज करूंगा। इसके बाद वो सोर्ड से स्ट्रॉम स्लैश की पावर्स का यूज करके एक साथ कई बीस्ट को खत्म कर देता है। वो हर बार अलग तरीके यूज करता है ताकि उसकी मूव कोई प्रिडिक्ट ना कर सके। इसके बाद वो शैडो सोल्जर्स को समन करके उन सोल्जर्स से अपने हाथ का गॉन्टलेट बना लेता है। ये सब यूज करने के बाद सूहो बोलता है कि ये है मेरे फाइट करने का नया तरीका। ये देखकर बेरू बोलता है कि ये बहुत कूल है यंग मोनार्क, और सोर्ड बोलता है कि तो ये है शैडो मोनार्क के ब्लड लाइन की पावर्स। वो मरे हुओं का यूज करके और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। अब मुझे समझ आया कि मैं उससे क्यों हार गया था। सूहो अब 3 से ज्यादा शैडो सोल्जर्स बना सकता था, इसीलिए वो यहाँ के कुछ बीस्ट की भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सूहो के पास अब उसकी छोटी सी आर्मी हो चुकी थी। इस आर्मी को देखकर बेरू बोलता है कि ये ग्रेट मोनार्क्स की हजारों की आर्मी के सामने बहुत कमजोर है। सूहो गुस्से में उसे मुंह बंद करने के लिए बोलता है। इसके बाद सूहो आगे बढ़ता है और हाइना गिल्ड के बेस पर पहुंच जाता है। सोर्ड बताता है कि यहीं पर सेक्रेट ग्राउंड्स की तरफ जाने वाला गेट हुआ करता था। सूहो देखता है कि इतनी देर हो जाने के बाद भी हाइना गिल्ड के हंटर्स यहाँ पर हैं। सूहो सोचता है कि इतनी देर रात तक उनके यहाँ रहने की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि मॉन्स्टर हंटिंग दिन में करना ज्यादा बेटर होता है। तभी यहाँ एक कार आकर रुकती है। सूहो देखता है कि ये
ये लोग एक लड़की को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए हैं और वो सब उसके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं। सूहो बेरू से बोलता है कि क्या मैं किडनैपिंग देख रहा हूँ? बेरू बोलता है कि ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी हम यहाँ चोरी से आए हैं, इसीलिए हमें किसी भी तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ये पता चला कि हम यहाँ बिना परमिशन के आए हैं तो आपका हंटर लाइसेंस खत्म किया जा सकता है। तभी बेरू हैरान हो जाता है क्योंकि सूहो वहां से गायब हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि सूहो हंटर्स के पास आ चुका है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिसके फादर वायलेंट क्राइम्स में स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे और जिसके ग्रैंडफादर एक लेजेंडरी फायर फाइटर थे, 21 साल का सूहो उन्हीं 2 फिगर्स के अंडर बड़ा हुआ है और तीनों में एक ऐसी हैबिट डेवलप हो चुकी है कि जब बात जस्टिस की आती है तो पहले जस्टिस होगा और बाद में सोचा जाएगा कि आगे क्या होगा। जिस हंटर ने लड़की को उठा रखा था, सूहो जंप करते हुए सीधे उसके फेस में अटैक करता है। सूहो का ये अटैक उस हंटर की बैंड बजा देता है। ये देखकर सभी शैडो सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं और हंटर्स सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया। सूहो के अटैक से वो हंटर उठने के हाल में नहीं था। तभी बाकी के हंटर्स सूहो पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि किसी दूसरे गिल्ड के एरिया में घुसना इल्लीगल है। इसीलिए सूहो को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी सूहो को एक आइडिया आता है और वो अपने शैडो सोल्जर्स को मास्क में कन्वर्ट कर लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। सूहो उनसे पूछता है कि हाइना गिल्ड के लोग, तुम यहाँ ये सब क्या कर रहे हो? वो हंटर बोलते हैं कि ये बात तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, किसी और के एरिया में घुसना काफी नहीं था कि तुमने अटैक करना भी चालू कर दिया। इसके बाद सभी हंटर्स सूहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सूहो देखता है कि हाइना गिल्ड के ज्यादातर हंटर्स डी रैंक के हैं, इसीलिए वो अपनी पावर्स को कम कर लेता है। इसके बाद सूहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए उन्हें पीटना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर बेरू बोलता है कि आप स्ट्रांग हो गए हैं यंग मोनार्क, डी रैंक के हंटर्स का आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद सूहो उन सभी को पीट कर एक साथ बांध देता है। बेरू बोलता है कि आपने तो इन्हें आसानी से लपेट दिया। जितने लोगों को किडनैप करके यहाँ पे लाया गया था वो सब सूहो को थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद सूहो उन लोगों को किसी सेफ प्लेस में जाने के लिए बोलता है। सूहो को समझ नहीं आ रहा था कि इस गिल्ड के हंटर्स लोगों को किडनैप किस लिए कर रहे थे। तभी सोर्ड बोलता है कि जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे वो वहाँ पर है। इसके बाद सूहो इस रूम का गेट खोलकर अंदर जाने लगता है। गेट खोलते ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि यहीं पर लोगों को कैद करके रखा जाता है। सूहो बोलता है कि उन लोगों ने एक डॉग को भी कैद करके रखा है। तब सोर्ड बताता है कि वो डॉग नहीं है, वो एक यंग वुल्फ है जो किंग ऑफ बीस्ट का सक्सेसर है। सोर्ड बताता है कि शैडो मोनार्क से हारने के बाद फैंग मोनार्क ने अपने सक्सेसर को सैंक्चुअरी तक पहुंचाने के लिए एक गार्ड को असाइन किया था। उनका मानना था कि यदि उनका ब्लड लाइन जिंदा रहा तो एक दिन एक और फैंग मोनार्क सामने आ सकता है। हालांकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि फैंग मोनार्क का दोबारा जन्म होगा। मैं बस यही चाहता था कि फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट्स हमेशा जिंदा रहें। सूहो बेबी वुल्फ की चैन खोलकर उसे उठा लेता है। तभी बेरू बताता है कि मैं इसमें से फैंग मोनार्क की एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत वीक हो चुका है और अगर इसे अकेला छोड़ दिया गया तो हो सकता है कि ये यहीं मर जाए। तो अब आप क्या करेंगे? सूहो कुछ बोल पाता तभी वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो बोलता है कि हाइना गिल्ड के लोग कोई काम के नहीं हैं, इंसानों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी सोर्ड उस मॉन्स्टर से बोलता है कि ब्रॉकी तुम तो जिंदा हो। सूहो सोर्ड से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो? सोर्ड बताता है कि ये वही गार्ड है जिसे फैंग मोनार्क ने अपने डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था। तभी ये मॉन्स्टर स्वॉर्ड से बोलता है कि बहुत समय हो गया है तुमसे मिले, तो तुम अब तक जिंदा हो। सोर्ड गुस्से में ब्रॉकी से पूछता है कि क्या तुम ये बात भूल गए कि तुम्हें सक्सेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था? आखिर तुम अब तक क्या कर रहे थे कि बीस्ट मोनार्क के वंशज इस हाल में पहुंच गए और उन्हें कैद करके रखा जा रहा है? तभी वो मॉन्स्टर स्पीड से सूहो के पास आकर बोलता है कि एक इंसान होकर मेरी चीज को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो मॉन्स्टर छोटे वाले वुल्फ को सूहो से छीन लेता है और सूहो को इतनी स्पीड से मारता है कि वो दीवार तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। बेरू रोते हुए सूहो से पूछता है कि क्या आप ठीक हो? सूहो बताता है कि अब तक की सबसे खतरनाक मार खाई है अभी मैंने। बेरू चिल्लाते हुए बोलता है कि आपके सिर से ब्लड आ रहा है। सूहो बोलता है कि मेरा सिर घूम रहा है, चिल्लाना बंद करो। इसके बाद सिस्टम सूहो के एंड्योरेंस और फिजिकल रेजिस्टेंस की पावर्स को बढ़ा देता है। तभी बेरू बताता है कि मैं उस मॉन्स्टर से इटारिम की एनर्जी फील कर पा रहा हूँ और ये सुनकर सूहो हैरान हो जाता है। यहाँ सोर्ड ब्रॉकी से बोलता है कि जरा सोचो कि तुम फैंग मोनार्क के वंशज के साथ क्या कर रहे हो। तब ये मॉन्स्टर बताता है कि मैं पावरफुल बनने के लिए रोज इसका ब्लड पीता हूँ। भले ही ये वीक है लेकिन ये फैंग मोनार्क का वंशज है और इससे मैं स्पेशल और पावरफुल बनूंगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने हाथों में यंग वुल्फ को तेजी से दबाता है। ये देखकर सोर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं अपना आखिरी काम तुझे खत्म करके पूरा करूंगा। ये सुनकर मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है कि तुम जैसा डिफेक्ट सोर्ड मेरा अकेले क्या ही कर लेगा। फैंग मोनार्क मारा गया क्योंकि वो कमजोर था और मैं इतने समय तक जिंदा हूँ, इसीलिए मैं स्ट्रांग हूँ। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस यंग वुल्फ को खा पाता, सूहो रूलर्स अथॉरिटी की पावर्स का यूज करता है और उसी सोर्ड से ब्रॉकी का हाथ काट देता है और यंग वुल्फ उसके हाथ से छूट जाता है। मॉन्स्टर हैरान होकर अपने हाथ को वापस जोड़ता है। बेरू यंग वुल्फ को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और अब मॉन्स्टर के सामने सूहो आ जाता है। सूहो सोर्ड से बोलता है कि लगता है तुम उससे नाराज हो, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है और मेरा भी अब उससे कुछ काम है। सूहो सोचता है कि इसके अंदर इटारिम की पावर्स हैं। आखिरकार
मुझे अपने डैड से रिलेटेड फर्स्ट क्लू मिल गया। तभी उस मॉन्स्टर की पावर्स बढ़ने लगती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सिस्टम तुरंत सूहो को क्वेस्ट देता है कि ब्रॉकी को खत्म करके खुद को सेव करो। बेरू रोते हुए सोचता है कि मैं सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो छोटा वुल्फ अपनी आंखें खोलते हुए सूहो को देखता है। सूहो और मॉन्स्टर अब आमने सामने आते हैं। सिस्टम इस मॉन्स्टर को हाइना ब्रोकी बोलता है, जो इस गिल्ड का भी नाम था। सूहो सोचता है कि क्या इसने एक गिल्ड बनाया और लोगों को किडनैप करना चालू कर दिया। तभी वहाँ के बंधे हुए किडनैपर्स बोलते हैं कि ब्रॉकी यहाँ से भाग जाओ, वो लड़का नॉर्मल नहीं है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। सूहो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर हाइना गिल्ड के सभी हंटर्स का सिर खा लेता है। ये देखकर सूहो हैरान रह जाता है। उन्हें खाने के बाद ब्रॉकी बोलता है कि जो लोग अपनी जगह नहीं जानते उन्हें मार देना चाहिए। तभी सूहो उस पर सोर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर सोर्ड को अपने हाथों से ही रोक लेता है और सूहो को ऊपर फेंक कर उड़ा देता है। सूहो जैसे ही वापस नीचे गिरता है, ब्रॉकी फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सूहो लगातार उसके अटैक से बचता रहता है। तभी वो मॉन्स्टर चारों तरफ खतरनाक अटैक करता है और सूहो उसके सभी अटैक से बचते हुए स्टॉर्म स्लैश का यूज करता है, लेकिन इस अटैक से भी मॉन्स्टर पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। वो बोलता है कि क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास। तभी सूहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए उसके पीछे से सोर्ड को आर पार कर देता है। सूहो बोलता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ और सोर्ड को मॉन्स्टर के अंदर ही स्पिन करने लगता है। सोर्ड ब्रॉकी से पूछता है कि आखिर तुम इस तरह क्यों बदल गए? तुम तो लॉर्ड ड्रैकन की रिस्पेक्ट करते थे। ये सुनकर ब्रॉकी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक मार्क दिखाई देता है और वो सोर्ड को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और पटक कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद ब्रॉकी बोलता है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसके सामने झुकने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सूहो देखता है कि सोर्ड टूटकर बिखर रही है और वो सोर्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उसे इतनी जोर से पंच मारता है कि सूहो के मुंह से ब्लड आ जाता है। सूहो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी बोन्स टूट चुकी है, लेकिन जब मैं अपने डैड के बारे में सोचता हूँ जो कहीं फाइट कर रहे हैं, तो मैं अभी मर नहीं सकता। इसके बाद सूहो वापस उठता है। दोनों की खतरनाक फाइट एक बार फिर स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को लगातार पंच करना स्टार्ट कर देते हैं। सोर्ड की पावर्स अब खत्म हो रही थी। वो सोचता है कि क्या यही मेरा अंत है? सक्सेसर का सर्वाइवल और फैंग का फ्यूचर, इन सब को मैं एक इंसान के हाथ में छोड़ रहा हूँ। मुझे लड़ना होगा, मैं अभी लड़ते रहना चाहता हूँ। तभी सोर्ड देखता है कि लॉर्ड के सक्सेसर उठने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा वुल्फ अपनी आंखें खोलता है। सूहो की फाइटिंग स्पिरिट को देखकर सोर्ड और वुल्फ दोनों मोटिवेट हो जाते हैं। सोर्ड सोचता है कि मेरा आखिरी काम अपनी बची हुई पावर्स को अपने सक्सेसर को देना है। इसके बाद सोर्ड अपने लॉर्ड ड्रैकन के वंशज को अपनी बची हुई सारी पावर्स दे देता है, जिसके बाद वुल्फ पूरी तरह रिकवर हो जाता है और रोर करने लगता है। दूसरी तरफ ब्रॉकी सूहो को मारकर गिरा देता है। सूहो के हीलिंग पॉइंट्स अब कम बचे हुए थे। सूहो सोचता है कि मुझे लगा कि मैं इससे स्ट्रांग हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। अब ब्रॉकी उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। सूहो अब खुद को बचाने के हाल में नहीं था। इससे पहले कि ब्रॉकी का पंच उसे लगता, वहाँ छोटा वुल्फ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सूहो देखता है कि वो वुल्फ अब बड़ा और पावरफुल हो चुका है। तभी सिस्टम से नोटिस आती है कि फैंग के सक्सेसर ने आपकी फाइटिंग स्पिरिट की रिस्पेक्ट की है। क्या आप फैंग के सक्सेसर को अपनी पार्टी का हिस्सा मानते हैं? सूहो हैरान हो जाता है कि फैंग मोनार्क का सक्सेसर, क्या ये वही छोटा वुल्फ है? क्या वो मेरी पार्टी का हिस्सा बनना चाहता है? ब्रॉकी वुल्फ से पूछता है कि क्या तुमने राकन के फैंग की पावर्स को अब्सॉर्व कर लिया है? ये सुनकर सूहो सोचता है कि क्या राकन के फैंग ने अपने सक्सेसर के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया? तभी सिस्टम फिर से पूछता है कि क्या आप फैंग के सक्सेसर को अपने साथी के रूप में एक्सेप्ट करते हो? सूहो पहले से ही फैंग के साथ काम करना चाहता था, इसीलिए वो नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद नोटिस आती है कि आपने फैंग मोनार्क के सक्सेसर को अपने साथी के रूप में रिक्रूट कर लिया है। जिसके बाद सिस्टम सूहो के माइंड के साथ बीबी वुल्फ के माइंड को जोड़ देता है, जिससे सूहो के माइंड में छोटे वुल्फ की यादें चलने लगती हैं। ये तब की यादें थीं जब राकन हार चुका था और ब्रॉकी इसी जगह पर अपने सक्सेसर को गार्ड कर रहा था। राकन के हारने के बाद ब्रॉकी छोटे वुल्फ से बोलता है कि हम हार चुके हैं और फैंग की प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको स्ट्रांग बनना होगा। लेकिन तभी वहाँ कुछ अजीब बीइंग्स आ जाते हैं जो कि इटारिम के फॉलोअर्स थे। ब्रॉकी वुल्फ को पीछे करते हुए खुद उनके सामने आता है और पूछता है कि तुम लोगों ने अभी तक हमें मारा क्यों नहीं? इन बीइंग्स में से एक लेडी जिसके हाथ में एक चाइल्ड था, वो ब्रॉकी को चूज करती है और उसकी आंख में एक स्टोन डाल देती है। वो बीइंग्स ब्रॉकी को बोलते हैं कि आज से तुम्हारा काम इंसानों को जिंदा पकड़कर हमारे पास लाना है और जो स्टोन हमने तुम्हारे अंदर डाला है वो तुम्हें पावर्स देगा और तुम्हें कंट्रोल करेगा। और यहीं से ब्रॉकी पूरी तरह से उन बीइंग्स के कंट्रोल में हो जाता है और ये सब देखकर वुल्फ रोने लगता है। ये सब अपने माइंड में देखकर सूहो समझ जाता है कि ये छोटे वुल्फ की मेमोरीज हैं। सूहो सोचता है कि उन कमीनों ने जिन्होंने ब्रॉकी की आंख में कुछ डाला था, शायद वो इटारिम से रिलेटेड हो सकते हैं। सूहो समझ जाता है कि फैंग का सक्सेसर ब्रॉकी से बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि वो उसे बचाना चाहता है और अगर ब्रॉकी इटारिम से रिलेटेड है तो मुझे उसे हराना होगा, लेकिन मैं उसे हराने जितना पावरफुल नहीं हूँ। तभी एक क्वेस्ट आती है कि आपको सभी मोनार्क्स के सक्सेसर को खोजकर अपने साथ शामिल करना होगा। 8 मोनार्क में से एक मोनार्क का सक्सेसर आपके साथ हो चुका है। इसके बाद सिस्टम सूहो को बताता है कि फैंग के सक्सेसर के साथ बॉन्ड के चलते एक बॉन्ड स्किल बनाई जा
रही है। जिसके बाद सूहो और वुल्फ का माना एक होने लगता है और यहाँ बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ने लगती है। उन्हें इस तरह देखकर मॉन्स्टर हैरान हो जाता है। बेरू को फील होता है कि यंग मोनार्क इस टाइम किसी दूसरी तरह की पावर्स को फील कर रहे हैं। ब्रॉकी सूहो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। ब्रॉकी स्पीड से सूहो को पंच करता है, लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि बॉन्ड स्किल सक्सेसफुली प्रोड्यूस हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका पंच लगने से पहले ही सूहो ब्रॉकी का हाथ पकड़ लेता है। सूहो के नाखून बढ़ चुके थे, उसके बाल व्हाइट हो चुके थे और माथे पर वुल्फ मार्क आ चुका था। सूहो अब पूरी तरह अलग लग रहा था। सिस्टम बताता है कि इस स्किल का नाम बीस्ट पोजीशन है। इस स्किल का यूज करके आप फैंग के सक्सेसर के साथ मिलकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और आपके सेंसेस बीस्ट की तरह तेज हो जाएंगे। मतलब कि इस मोड में सूहो वुल्फ के साथ मर्ज हो सकता है और वो उसकी पावर्स यूज कर सकता है। तभी ब्रॉकी सूहो पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब सूहो आसानी से उसके सभी अटैक से बच पा रहा था। उसकी बॉडी हल्की और सेंसेस तेज हो चुके थे। सूहो उसके सभी मूवमेंट्स को सेंस कर पा रहा था। इसके बाद वो ब्रॉकी को खतरनाक किक लगा देता है, जिससे वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। ब्रॉकी हैरान था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक बार फिर ब्रॉकी के सिर में स्टोन वाला मार्क दिखाई देता है और वो गुस्से में आकर बोलता है कि मैं हार नहीं सकता। अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। मार्क दिखते ही मॉन्स्टर का माना एक बार फिर बढ़ जाता है और वो सूहो को मारकर दूर कर देता है। सूहो वापस आता है और दोनों एक दूसरे को खतरनाक पंच करते हैं। तभी सूहो फ्लिप करके उसके फेस में किक लगा देता है। तभी नोटिस आती है कि आपने मार्शल आर्ट्स स्किल सीख लिया है और इस स्किल में माना यूज नहीं होता है और आपके बेयर हैंडेड अटैक का डैमेज 33% तक बढ़ चुका है। जिसके बाद सूहो जंप करते हुए उस पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद सूहो उसकी तब तक पिटाई करता है जब तक वो मरने के हाल में नहीं पहुंच जाता। उसके गिरने के बाद सूहो और वुल्फ अलग अलग हो जाते हैं। ब्रॉकी की आंखों में लगे स्टोन के डिस्ट्रॉय होते ही उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो मरते हुए सोचता है कि लॉर्ड राकन मैं गुस्सा था क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। उसके मरते ही सिस्टम से अलर्ट आता है कि हाइना ब्रॉकी हार गया है और आपका लेवल अप हो गया है। इसके बाद वुल्फ ब्रॉकी के पास जाता है और बेरू बोलता है कि आपने अच्छा काम किया यंग मोनार्क। इसके बाद सूहो बेरू को बताता है कि मैंने वुल्फ की यादों को देखा था जहां बाहरी दुनिया के लोगों ने ब्रॉकी के अंदर स्टोन डाल दिया था। क्या वो इटारिम हो सकते हैं? तब बेरू बताता है कि वो शायद इटारिम नहीं होंगे। आउटर गॉड्स कभी खुद मूवमेंट नहीं करेंगे, उन्होंने जरूर अपने अपोस्टल्स को भेजा होगा। तब सूहो बोलता है कि इसका मतलब इटारिम के अपोस्टल्स पृथ्वी पर आ चुके हैं। काश मुझे उनके बारे में कुछ और पता होता। तब बेरू बोलता है कि एक तरीका है। ये सुनकर सूहो खुश हो जाता है। बेरू बताता है कि ब्रॉकी के पास इटारिम की यादें हैं और अगर मैं उसे खा जाऊं तो मैं उसकी यादों को देख सकता हूं और उसे खाकर मेरा कुछ माना भी वापस आ जाएगा। इसका मतलब एक तीर से दो निशाने। ये सुनकर सूहो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है? इसके बाद सूहो देखता है कि वुल्फ ब्रॉकी की डेड बॉडी पर आराम कर रहा है। सूहो जानता है कि वो इस दुनिया में अब अकेला पड़ चुका है। वो उसके पास जाके बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह है। ये सुनकर वुल्फ सूहो को प्यार करने लगता है। इसके बाद सूहो शैडो डंजन की दुनिया का गेट खोलता है और वो वुल्फ को अपने साथ ले जाने लगता है। सूहो बेरू से बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा। बेरू बोलता है कि आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत काइंड हैं। सूहो के अंदर जाने के बाद ब्रॉकी की मेमोरीज देखने के लिए बेरू उसकी बॉडी को खा लेता है। जिसके बाद वो भी गेट के अंदर सूहो के पास चला आता है। बेरू सूहो से पूछता है कि घर जाने की बजाय आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सूहो बताता है कि मैं यहाँ फैंग्स के डिसेंडेंट के रहने के लिए जगह ढूंढने आया हूँ। उसके साथ मैंने अलायंस किया है और अब उसके पास ना तो कोई गार्डियन है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। तभी सिस्टम बताता है कि फैंग का सक्सेसर चाहता है कि आप उसका कोई नाम रखें। सूहो बहुत देर सोचने के बाद उसका नाम ग्रे रख देता है। ये देखकर बेरू सोचता है कि नाम रखने के मामले में ये बिल्कुल हमारे किंग की तरह हैं। वुल्फ अपना नाम पाकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सूहो ग्रे के लिए शैडो डंजन के एक पूरे एरिया को मार्क कर देता है और वो इस एरिया का नाम फैंग्स टेरिटरी रख देता है और फैंग्स टेरिटरी का ओनर ग्रे को बना देता है। तभी सूहो बेरू से पूछता है कि वो क्या खाएगा। बेरू बताता है कि वो फैंग का सक्सेसर है, वो जिंदा चीजों और मॉन्स्टर्स को खा सकता है। सूहो बोलता है कि अच्छी बात है क्योंकि यहाँ अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं जिन्हें मैं अभी तक नहीं मार पाया हूँ। मैं ग्रे से इनकी सफाई करने के लिए बोलूंगा। तभी ग्रे वहाँ के गोब्लिन्स पर अटैक कर देता है जो वहाँ उसका शिकार करने आए थे। इसके बाद सूहो आराम से पेड़ पर बैठकर ग्रे की हंटिंग का मजा लेने लगता है। इसके बाद सिस्टम सूहो को वुल्फ स्लॉटरर का टाइटल देता है, जिसके चलते सूहो जब भी मॉन्स्टर टाइप बीस्ट से फाइट करेगा उसकी पावर्स 40% तक बढ़ा दी जाएगी। सूहो सिस्टम में उस नोटिस को देखता है जहां उसे क्वेस्ट दिया गया था कि मोनार्क्स के 8 सक्सेसर को खोजकर उन्हें अपने साथ शामिल करना है। बेरू बताता है कि आपका सिस्टम किंग के सिस्टम से अलग है। ये लेवल अप सिस्टम केवल आपके लिए बनाया गया है, जिसके लिए इस सिस्टम में मौजूद बुरे इरादों को हटाकर इसे मॉडिफाई किया गया है। सूहो हैरान हो जाता है कि किस तरह के बुरे इरादे। तब बेरू बताता है कि उस समय इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव जिनवू नाम के इंसान को फोर्सफुली डेवलप करना था। आर्किटेक्ट का प्लान केवल उन्हें शैडो मोनार्क का वेसल बनाने का था और इस ऑब्जेक्टिव के पूरा होते ही आपके डैड की सोल का खत्म हो जाना तय था। लेकिन आपके डैड सिस्टम के गोल के अगेंस्ट जाने में कैपेबल थे और वो खुद शैडो मोनार्क बन गए। वो ऐसे ग्रेट बीइंग बन गए
जिन्हें अब लेवल अप करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सूहो पूछता है कि तो क्या सिस्टम मुझे शैडो मोनार्क बनने की परमिशन दे रहा है? तब बेरू बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस दुनिया में केवल एक ही शैडो मोनार्क है। ये सिस्टम केवल आपको गाइड करने के लिए है और अगर कोई नया फंक्शन अपीयर होता है तो वह केवल आपकी हेल्प करने के लिए किया गया होगा। बेरू की बात सुनकर सूहो समझ जाता है कि क्यों उसकी क्लास अभी तक नन है। वो सोचता है कि मैं अभी भी बहुत वीक हूँ और अगर आज मैं ग्रे के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तो ब्रॉकी से भी हार सकता था। सूहो सोचता है कि अगर सिस्टम के क्वेस्ट मेरी इच्छा के हिसाब से आते हैं तो मैं सभी क्वेस्ट को पूरा करूंगा और शायद इसके बाद मैं अपने डैड से मिल पाऊंगा। इसके बाद घर जाते हुए सूहो बेरू से पूछता है कि क्या तुम्हें ब्रॉकी की मेमोरीज से कोई क्लू मिला? बेरू बताता है कि मैंने ब्रॉकी की मेमोरीज को चेक किया लेकिन मुझे इटारिम के एपोस्टल्स के बारे में कुछ नहीं मिला, पर मुझे उसकी यादों में एक गिल्ड से जुड़े कुछ इंसान मिले जिन्होंने ब्रॉकी के लिए हाइना गिल्ड को क्रिएट किया था और उस गिल्ड का नाम ग्रिम रीपर है। और अगर हम इस गिल्ड में छानबीन करेंगे तो हमें इटारिम से रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही मुझे नेक्स्ट पार्ट पर काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।